कल के बवाल के बाद जो छात्रों का बवाल देखने को मिला, आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। छात्र संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। कल लाठीचार्ज हुआ था अभ्यर्थियों पर, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर, और उसके बाद लाठीचार्ज का विरोध आज किया जा रहा है और इसी के स्वरूप ऐलान किया गया है, बंद बुलाया गया है। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर आंदोलन हाईजैक करने का आरोप लगा दिया है। कल पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था और आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है। तो बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर रविवार की देर शाम वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद भी अभ्यर्थी नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई छात्र घायल हो गए, कुछ छात्रों को डिटेन भी किया गया। अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान में कल सुबह से ही जुटे हुए थे। छात्र शाम 5 बजे के करीब सीएम आवास तक पैदल मार्च के लिए निकले तो पुलिस से झड़प हो गई। इधर लाठीचार्ज के आरोपों को एसपी पटना सेंट्रल स्वीटी सहरावत ने बेबुनियाद बताया। माइकिंग कर रहे थे, हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई प्रशासन के साथ। हम लोग और स्वीटी सहरावत को आपने सुना, जो कि एसपी हैं पटना सेंट्रल से, वो कह रहे थे कि किस तरह से छात्रों ने इस तरह बवाल मचाया है और लगातार छात्रों की जिद रही। अब आपको बताते हैं, पुलिस ने एक्शन लेते हुए प्रदर्शन करने वालों पर एक्शन लिया है। 21 नामजद और 600 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। उसके बाद प्रशांत किशोर, जनसुराज के अध्यक्ष मनोज भारती, कोचिंग संचालक रहमांशु मिश्रा, सुजीत कुमार, सुभाष कुमार ठाकुर, शुभम स्नेहिल के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया है कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। और वहीं सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर का एक वीडियो जारी किया है और इसमें प्रशांत किशोर और छात्रों में बहस हो रही है। आप भी देखिए। हम खाएंगे उस बल से हम लोग गए थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, कराइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए। आने दो कौन है जरा बताइए तो। ये नया नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं भाई। अरे सुनिए ना, बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके। कंबल नहीं, आपसे कंबल कौन मांगा है? सुनिए ना। तो छात्रों की गुहार सरकार सुन नहीं रही है, ये पप्पू यादव ने वीडियो जारी किया। बहरहाल आगे बढ़ते, यहाँ छात्रों ने बंद बुलाया है तो दूसरी तरफ किसानों ने भी बंद बुलाया है। किसानों का बंद है, पंजाब में इसका कितना असर होगा हम आपको बताएंगे। किसानों ने बंद का ऐलान किया है। मोहाली में रेलवे ट्रैक ठप किया गया है किसानों की ओर से। जालंधर में भी किसानों ने चक्का जाम किया है। मुख्य सड़क पर भी गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई है। इमरजेंसी सेवाओं को आने जाने की छूट जरूर है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किसानों की तरफ से बंद बुलाया गया है। रेलवे ट्रैक पर आवाजाही रुकी है क्योंकि किसानों ने जाम लगा दिया है। हाईवे पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए कैसे गाड़ियां रुकी हुई हैं, आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं लोगों को और किसानों की ओर से बंद बुलाया गया है। लेकिन शंभू बॉर्डर पर लगातार किसानों का ये संघर्ष देखने को मिल ही रहा है। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मोहाली से, जालंधर से और शंभू बॉर्डर से। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीधे मोहाली से। मोहित, हम देख सकते हैं तस्वीरों में
कि किस तरह से मोहाली में गाड़ियां रोकी जा रही हैं, किसान यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर इस वक्त क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? मैं इस वक्त मोहाली में मौजूद हूं और मोहाली जी मोहित से हमारा संपर्क टूटा है, दोबारा कोशिश करते हैं मोहित के पास चलने की, लेकिन जो मोहित तस्वीरें दिखा रहे हैं इसे साफ देखा जा सकता है, बैरिकेडिंग की गई है, आवाजाही रोक दी गई है और किसान यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज पंजाब में किसानों का बंद है और पंजाब में किसानों के बंद को लेकर किसान नेता क्या बोल रहे हैं ये आपको सुना देते हैं। हमारे साथ किसान नेता तेजवीर सिंह जी मौजूद हैं। तेजवीर जी, किन किन गाड़ियों को आप लोग आगे जाने दे रहे हैं और कैसे कोशिश है कि पंजाब बंद आपका कामयाब हो? देखो, पंजाब बंद हमारा कामयाब है और पूरा हमें सहयोग मिल रहा है। हमने मेडिकल की गाड़ियाँ, एयरपोर्ट में जाने वाले साथी हैं उनको निकलने दिया जा रहा है और जिन बच्चों के एग्ज़ाम हैं उनको हम जाने दे रहे हैं। तो हम भी सहयोग कर रहे हैं और जनता भी हमारा भरपूर सहयोग कर रही है। ऊपर रेलवे ट्रैक है वो भी बिल्कुल जाम कर दिए गए, देखो वो साथी खड़े हैं ऊपर। तो ये जो 2 पॉइंट थे हमारे जो निश्चित हुए थे, हम यहीं पर खड़े हैं मोहाली आईसर के पास। लेकिन आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, जिनको इमरजेंसी कोई काम है, हॉस्पिटल जाना है, तो उनको नहीं रोक रहे, उनके डॉक्यूमेंट देख के जाने दिए? बिल्कुल डॉक्यूमेंट जाने दिया है। अभी भी 3 गाड़ी हमने मेडिकल के लिए और एयरपोर्ट के लिए निकाली हैं। जो एयरपोर्ट रोड है ये बिल्कुल एयरपोर्ट ही रोड है, तो वो जा सकते हैं। अच्छा, इतने लंबे वक्त से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज पंजाब बंद की कॉल दी गई है, आपको लगता है कि इससे सरकार आपकी मांगों को लेकर कुछ संजीदा होगी, आपकी मांगे पूरी की जाएंगी? नहीं, असल में क्या है कि सरकार नहीं है, ये गूंगी बहरी सरकार है और इसकी कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए शोर की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए पंजाब बंद की कॉल दी गई है। पर लेकिन ये है कि अब देखते हैं कि सरकार कितना गंभीर होकर सोचती है, क्योंकि वो बोलते हैं कि जनता का सहयोग नहीं है, कुछ चंद किसान बैठे हैं, तो ये सारा कुछ दिखाने के लिए है उनको। और ये एक बुजुर्ग किसान अमर अनशन पर बैठे हैं, आज उन्हें 34वां दिन हो चुका है, तो सरकार का निरंकुश रवैया जारी है। और मोहित मल्होत्रा हमारे साथ एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, आपकी आवाज़ उस समय हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। एक तो तस्वीरें दिखाइए, दूसरा क्या समाधान है, किसान चाहते क्या है? देखिए, इस वक्त मोहाली में मैं मौजूद हूं और यहां पर जो रेल मार्ग है वो बाधित किया गया है। इस वक्त देखिए रेलवे ट्रैक पर आपको पुलिसकर्मी दिखाई देंगे, क्योंकि किसान अब से थोड़ी देर पहले यहां पर आए थे और अपने झंडे लगाकर यहां से अब किसान नीचे ये जो एरो सिटी रोड है मोहाली का, वहां पर जा चुके हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में यहां पर आपको लोग दिखाई देंगे। सब लोग अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए निकले थे, लेकिन इनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। किसान सड़क के बीचों बीच दरी लगाकर बैठ गए हैं। यहाँ पर माइक लगा दिया गया है, लंगर चल रहा है और शाम 4 बजे तक ये पूरा का पूरा बंद जारी रहेगा और किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। कुछ ऐसी तस्वीरें अगर हम बात करें तो पंजाब के जालंधर में और जो जम्मू और पंजाब का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया है। अगर आप दिल्ली से अगर आप पंजाब की तरफ आ रहे हैं तो आप चंडीगढ़ होते हुए पंजाब की सीमा तक तो आ सकते हैं, लेकिन पंजाब से आगे जाने के सभी रास्ते इसी तरह से ब्लॉक किए गए हैं और जगह जगह पर किसान बैठे हुए हैं। और किसान संगठनों के साथ ही अन्य कई व्यापारी संगठन हैं, समाज सेवी हैं और इसके अलावा जो ट्रेड यूनियंस हैं, कर्मचारी संगठन है, वो भी इस बंद में शामिल हैं और इस बंद को एक व्यापक इसका असर हो, इसकी पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर आप इस हाईवे पर दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए पुलिसकर्मी जो गाड़ियां आ रही हैं वहां पर लोगों को समझा रहे हैं कि लोग यहाँ से वापस मुड़ जाएं, आगे रास्ता ब्लॉक है। तो लोगों को समझाकर यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन काफी ज्यादा असर इसका बंद का दिखाई दे रहा है और पंजाब के तमाम बड़े शहरों में इसी तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल मोहित, तो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जो रेल यातायात है और साथ साथ जो हाईवेज है वो भी बंद कर दी गए, इससे जो सड़क यातायात है वो भी प्रभावित हुआ है। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, नए साल के जश्न पर बरेली के मौलाना ने फतवा जारी कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कह दिया है कि मुसलमानों को नए साल का जश्न नहीं मनाना चाहिए, ये ईसाइयों का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में नाचना गाना हराम है, शरीयत में यह काम मुजरिमों का है, ये एक गुनाह है। नए साल पर जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है। जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए।
इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। तो फतवे में ये साफ साफ कहा गया है और मुसलमानों को, खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं, ये शरीयत की रोशनी में नाजायज है और जो लोग मनाते हैं वो गुनहगार होंगे। और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी किया तो इस पर समर्थन और विरोध का खेल भी शुरू हो गया। अल्लाह भी जरा सी बात पर फतवे देने लगे हैं। फतवा किस हैसियत से दे रहे हैं और इस बात पर फतवा दे रहे हैं, ये सब चीज पब्लिसिटी के लिए मौलवी मुल्ला लोग कर रहे हैं। इनका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा अगर से कोई नया साल मना रहा है, कोई एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है, कोई दूसरे को आने की नए साल की दुआ दे रहा है, तो उसको देने दीजिए। आप नहीं करते तो आप ना कीजिए। आप मजहब इस्लाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? लिहाजा मैं भरपूर तरीके से उन तमाम मौलवी मुल्लाओं की मजम्मत करता हूँ जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। मजहब इस्लाम नए साल पर जश्न मनाने की इजाज़त नहीं देता, तो तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो पार्टियां पटाखे फोड़ने जैसी खुराफात से बचने की कोशिश करें। याद रखें, अगर आपको ये लगता है कि नया साल जश्न मनाने का है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारा एक साल गुजर गया और हम मौत के बहुत करीब आ गए हैं, तो हमें और अच्छे काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने गुनाहों की तलाफी करने की ज़रूरत है। मजहब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप नए साल पर जश्न मनाएं। तो सर ये तो फटवा फैक्ट्री है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस्लाम में ये हराम है, वो हराम है। जो चीज़ें हराम है उसको तो ये हराम कह ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल साल नौ का जो जश्न है, ये तो ईद मिलादुन नबी के जश्न को भी लोगों ने मना करना शुरू कर दिया था। ये तो बेदार मुसलमान है जो रहमतुल्लिल आलमीन का जश्न मना रहा है। और साल नौ का जो जश्न है वो तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलके मनाते हैं और ये जो है कौमी यकजहती का पर्व कहूँगा मैं तो। साल नौ का जश्न जो है इसमें कौमी एकता का मैसेज जाता है। और दरअसल नया साल जो है, ये तो नया साल जो मनाते हैं वो मुहर्रम को कहते हैं, जो गम का महीना है। मतलब गम के टाइम पे तो नए साल की मुबारकबाद देते हैं। और जहाँ मसला ईसा अलैहिस्सलाम का है और नए साल का है, जहां पर कौमी एकता का मैसेज आ रहा है, उसको ये हराम करार देने। अफसोस होता है ऐसे बयानों के ऊपर। तो मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी के फतवे में क्या है ये आप जान लीजिए। दरअसल इस फतवे में कहा गया है नए साल पर मुस्लिम लड़के लड़कियां जश्न मनाते हैं, होटलों में प्रोग्राम आयोजित करते हैं, ये गैर इस्लामिक है, ये बताया गया। जश्न मनाना, मुबारकबाद इस्लामी रोशनी में नाजायज है। मोबाइल से एक दूसरे को मैसेज भेजना भी नाजायज है। और नया साल मनाना ईसाइयों का एक मजहबी प्रोग्राम है, यह बताया गया है। इस्लाम इस तरह के आयोजन को सख्ती से रोकता है। जश्न को देखने से भी आप बचें, दूसरे मुसलमानों को भी आप रोकें। मुसलमान शरीयत के खिलाफ कोई भी काम ना करें, यह कहा गया है। तो नए साल के जश्न पर फतवा जारी होने पर आम लोगों की क्या राय है, यह भी सुनना बहुत जरूरी है। मनाना तो चाहिए, लेकिन मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। मनाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है मनाने में? मनाना चाहिए जी। हाँ, नया साल का जैसे बिल्कुल मनाना चाहिए। नया साल हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें लेके आता है हमारे लिए। हमें बिल्कुल मनाना चाहिए नए साल के जश्न, क्योंकि हम देख पाते कि पिछले साल हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अगले साल हम सोचते हैं कि नए साल से पहले इसरो अंतरिक्ष में नया चमत्कार करने जा रहा है। आज रात स्पेडेक्स मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा। इसरो श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रहों को लॉन्च करेगा और इन उपग्रहों की लॉन्चिंग PSLV C-60 रॉकेट से होगी। स्पेडेक्स मिशन भारत को उन देशों के समूह में शामिल करेगा जो अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक को सफलतापूर्वक उपयोग में ला चुके हैं। इन उपग्रहों का मकसद अंतरिक्ष में जोड़ने और अलग करने, डॉकिंग और अनडॉकिंग की जो तकनीक है उसका परीक्षण करना है, उसका टेस्ट करना है, जिससे भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो ये उपलब्धि हासिल करेगा। स्पेडेक्स मिशन भारत के लिए काफी अहम क्यों है, यह भी आप जानिए।
30 दिसंबर यानी कि आज रात 9:58 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से यह मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा। मिशन का उद्देश्य है डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक का परीक्षण करना और ऐसा करने वाला इसके साथ ही भारत चौथा देश बन जाएगा। और इस मिशन को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, यानी स्पेडेक्स नाम दिया गया है। PSLV, आपको कुछ डिटेल में और जानकारी देते हैं। PSLV C-60 रॉकेट के जरिए 2 उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत SDX-01 और SDX-02 नाम के 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। इन उपग्रहों को 476 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। उपग्रहों के सफल लॉन्चिंग के बाद जनवरी 2025 के पहले सप्ताह से इन उपग्रहों के जरिए अंतरिक्ष में स्पेस में जोड़ने और अलग करने यानी डॉकिंग और अनडॉकिंग की जो तकनीक है, इसका परीक्षण शुरू होगा। और ये लॉन्च भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है। दरअसल ये तकनीक का अमेरिका, रूस और चीन के पास पहले से मौजूद है। अंतरिक्ष में जोड़ने और अलग करने यानी कि डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया सफल होते ही भारत उन देशों के साथ खड़ा हो जाएगा, उन देशों में शुमार हो जाएगा जो कि इस तकनीक का सफल परीक्षण कर चुके हैं। तो इस भीषण सर्दी के बीच भी -1 डिग्री में हमारे प्रहरी देश की सेवा कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से आए दिन घुसपैठ करते रहते हैं और ये कोशिश बढ़ रही है। ऐसे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बर्फबारी में सेना के जवान किस तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं, ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम बॉर्डर के प्रहरियों के बीच पहुंची है। देखिए अंकित भट्ट की ये खास रिपोर्ट। कपाती हुई ठंड, पारा 0 से भी कम और खून जमा देने वाली सर्दी। इस समय मैं मौजूद हूं लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ सेक्टर में, जहां पर हम बने हैं भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारतीय सेना के जवान किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके के चैलेंजेस यहाँ पर रहते हैं कि आतंकी लगातार ये प्रयास करते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करवाई जा सके। अतिया आधुनिक उपकरण, अतिया आधुनिक हथियारों से जवान लगातार लैस है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर बर्फबारी हो चुकी है और यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से जवान जो है वो बेहद ज़्यादा अलर्ट है। ठीक मेरे पीछे आप पहाड़ियाँ जो देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। ठीक इस पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का रावलाकोट इलाका आता है। जो ये ब्रिज है, यहाँ पर जो ये रिज है और इसी रिज के पीछे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है, जिसका नाम है रावलाकोट। सूत्र ये भी बताते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलाकोट इलाके में बिम्बर, मीरपुर, पड़ मोहल्ला, सीढ़ियाँ, उसके साथ साथ हाजी पीर सेक्टर, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकियों ने कई लॉन्च पैड्स को एक बार फिर एक्टिव किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सेना के खिलाफ विरोध हो रहा है, ऐसे में हाल ही में ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी संगठन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक बैठक भी होती है। इस बैठक में तय किया जाता है कि किस तरीके से आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाना है, किस तरीके से आतंकियों की घुसपैठ करवानी है। सूत्र ये भी बताते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ 200 से 300 नए SHG कमांडोज को डिप्लॉय भी किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जवान यहाँ पर बेहद ज़्यादा अलर्ट है, अतिया आधुनिक हथियार और अतिया आधुनिक उपकरण लिए। ये पुंछ सेक्टर का इलाका है, बर्फबारी हो चुकी है और ऐसे में जवान बेहद ज़्यादा अलर्ट है। मकसद जवानों का यही है कि किसी भी तरीके से आतंकी तो क्या हमारी सरहदों में कोई परिंदा भी पर ना मार सके। साल 2025 आने वाला है, ऐसे में जवान बेहद ज़्यादा अलर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने अपने लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स को एक्टिवेट किया है। जो आप रिज देख रहे हैं, इसी रिज के पीछे रावलाकोट यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ पर सूत्र बताते हैं कि 17 ट्रेनिंग कैंप और 37 लॉन्च पैड्स को
एक्टिव किया गया है और इसी के चलते लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सेना के जवान किस तरीके से यहाँ पर अलर्ट है, ये दिखाने की कोशिश में हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पहुँचे और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान इन इलाकों में बेहद ज़्यादा अलर्ट मोड पर है। भारतीय सेना के जवान तीसरी आंख की मदद से पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर नजर रखते हैं। जब फॉरवर्ड इलाके में भारतीय सेना के जवान ऑपरेशन में निकलते हैं तो त्रिनेत्र ड्रोन के जरिए आसमान से नजर रखी जाती है। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं 25,000 फीट की ऊंचाई पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में बर्फबारी हो चुकी है और ऐसे में आप देखिए कि ये अत्याधुनिक ड्रोन किस तरीके से भारतीय सेना के लिए तीसरी आंख का काम कर रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। जब एडवांस पार्टी आगे की तरफ जाती है तो ये ड्रोन जो है ये इन जवानों के लिए सहारा बनता है ताकि पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा सके और पूरे इलाके में ये देखा जा सके कहीं यहाँ पर कोई आतंकी तो नहीं छुपा। साल 2024 में कई आतंकी हमले हुए, कई आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। इस समय जम्मू कश्मीर में तकरीबन 119 आतंकी सक्रिय हैं, 61 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। ज्यादातर आतंकी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। उन्हीं के खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में लगातार सुरक्षा बल महा ऑपरेशन चला रहे हैं। वही तस्वीरों में आप देखिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सफेद चादरों से किस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी हो चुकी है और ऐसे में अत्याधुनिक हथियार, अत्याधुनिक उपकरण लिए भारतीय सेना के जवान किस तरीके से यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ड्रोन क्योंकि एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और ऐसे में आप देखिए कि सेना के जवान किस तरीके से यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। पहले ड्रोन पूरे इलाके में यहाँ पर विजुलाइज करता है और यहाँ कहीं कोई आतंकियों की हरकत तो नहीं। यहाँ पर आप देखिए कि ये मॉनिटरिंग है, ये वो मॉनिटरिंग पॉइंट है जिस पर पूरी सर्विलांस की जाती है। ये देखा जाता है कि कहीं कोई आतंकी इस इलाके में तो नहीं छुपा। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से सेना का जवान जो है वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहा है। अत्याधुनिक हथियार, अत्याधुनिक उपकरण लिए ये जवान लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं। ये वो अत्याधुनिक ड्रोन है जो दिन हो या रात इसी तरीके से हाईटेक विजुअल जो है वो इस मॉनिटर के अंदर सर्वेलेंस किया जाता है। ये जो इलाका है ये पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, पीर पंचाल का इलाका है और ठीक इस रीच से उस तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर शुरू हो जाता है। हालांकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव बना हुआ है, ऐसे में सुरक्षा बल लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भी अलर्ट है। वजह है क्योंकि कोई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरीके से सेना के खिलाफ लगातार बगावत हो रही है, ऐसे में सुरक्षा बल लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं। सुरक्षा बल कोई भी चूक नहीं लेना चाहते हैं। यही वजह है कि लगातार अत्याधुनिक उपकरण, अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान जो है वो यहाँ पर सर्विलांस करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि हमारे इलाके में पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी जो है अपने किसी भी साजिश में कामयाब ना हो सके। तो अंकित भट्ट बता रहे थे कि किस तरह से अभी एलओसी पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर 119 आतंकवादी सक्रिय हैं जिन्हें न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर हिंटरलैंड सेना लगातार हाईटेक हथियार और उपकरण का इस्तेमाल कर रही है। कौन कौन से ऐसे अत्याधुनिक हथियार हैं जहां पर सीमा के सुरक्षा की जा रही है, हमारे जवान सुरक्षा कर रहे हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर हिंटरलैंड, भारतीय सेना के बेड़े में कई अत्याधुनिक उपकरण और कई अत्याधुनिक हथियार हाल ही में ही शामिल किए गए हैं। कई ऐसे हथियार हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में डिप्लॉय किए गए हैं। इस समय मैं मौजूद हूं लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में और तस्वीरों में आप ये तमाम हथियार जो देख रहे हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुए हथियार हैं जिससे भारतीय सेना जो है वो यहाँ पर सर्विलांस और पूरे इलाके में गार्ड करती है। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये है एंटी मटेरियल गन। इसकी खास बात यह है कि ये 1800 मीटर तक फायर कर सकती है। खास तौर पे एमुनेशन डिपो हो दुश्मन का या फिर बड़े जो रेंज की इलाका हो वहाँ पर अगर पिन पॉइंट निशाना करना है तो इस गन का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। ये मेड इन स्वीडन है।
उसके बाद जो हम आपको गन दिखा रहे हैं इसका नाम है साको। ये स्नाइपर राइफल है। इसकी इफ़ेक्टिव रेंज जो है वो तकरीबन 1200 मीटर की है। ख़ास बात ये है कि ये हाल ही में ही ये दोनों गन भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ। अब हम आपको दिखाने वाले हैं मेड इन इंडिया। भारत के कई ऐसे अत्याधुनिक उपकरण और अत्याधुनिक हथियार हैं जो मेड इन इंडिया बने हैं। ये मेड इन इंडिया हैंड ग्रेनेड है। ये हाल ही में ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ है, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी इंडक्ट किया गया है। वहीं अब सबसे ज़्यादा और सबसे खास बात ये वो तमाम सर्वेलेंस डिवाइसेस है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना इस्तेमाल करती है। लेकिन सबसे खास और सबसे अहम जो सर्वेलेंस डिवाइस है जिसको भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये है, जिसका नाम है टाटा रज़ाक। ये सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, इजी टू कैरी है और इसकी रेंज तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की है। यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस सर्वेलेंस डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है और हाल ही में ही ये इक्विपमेंट भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ है। कई सर्वेलेंस ड्रोन भारतीय सेना की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर हिंटरलैंड के इलाके में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सबसे खास और सबसे अहम ड्रोन जो कि खास तौर पे नाइट विजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है त्रिनेत्र। ये तस्वीरों में आप जो ये ड्रोन देख रहे हैं ये त्रिनेत्र ड्रोन है। ये मेड इन इंडिया ड्रोन है। ये खास तौर पे अत्याधुनिक उपकरण है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ड्रोन की अगर बात की जाए इसमें तकरीबन 5 कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं जो कि हाईटेक फीड जो देते हैं। ख़ास तौर पे नाइट विजन के लिए इस ड्रोन को इस्तेमाल किया जा रहा है। कई ऐसे हथियार और गन हैं जो भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये वो तमाम हथियार हैं जो इस समय भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुए हैं और इनमें से ज़्यादातर हथियार अब मेड इन इंडिया है, जो साफ तौर पे दिखाता है कि किस तरीके से भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। और वहीं पूरे उत्तर भारत में इन दिनों ठंड का जबरदस्त प्रकोप है। सर्दी सितम ढारी है। शीतलहर ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में जोरदार बर्फबारी ने अलग ही मुसीबत खड़ी कर दी है। पहाड़ी राज्य इन दिनों बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी से हाहाकार मचा हुआ है। हाईवे बर्फ से पटे पड़े हैं। वादियां बर्फ में दब गई हैं। तापमान माइनस में चला गया है। डोडा, मनाली, शिमला, औली, गुलमर्ग और श्रीनगर जैसे पर्यटन स्थल बर्फ के आगोश में आ गए हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से ढक गए हैं। कश्मीर में बर्फबारी से सैकड़ों सड़कें बंद हो गई हैं। भले ही ये मौसम टूरिस्ट को लुभा रहा हो, लेकिन पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए आफतों का दौर शुरू हो चुका है। और इस बीच जम्मू श्रीनगर में बर्फबारी से जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त है। जहां एक और पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं बांदीपुरा जैसे इलाकों में कई सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कों पर से बर्फ की जमी मोटी परत को हटाने का काम किया जा रहा है। और जरा आप ये दूसरी तस्वीर देखिए, जम्मू कश्मीर के डोडा की है। डोडा में हुई बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया। पहाड़ों से लेकर घाटियों तक बर्फ की मोटी परत बिछ चुकी है। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कई पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी का शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अब कश्मीर की ये तस्वीर देखिए। कश्मीर की खामोश वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग के नज़ारे किसी जन्नत से कट रहे लग रहे। सर्द हवाएं और आसमान से बरसती बर्फ सैलानियों को सुकून का एहसास करा रही हैं। असल में कश्मीर घाटी में हुई बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। डल झील जम चुकी है। पहाड़ों से लेकर घाटियों तक बर्फ की मोटी परत बिछ चुकी है। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। स्थानीय प्रशासन ने सड़कों से बर्फ हटाने और यातायात बहाल करने की मशीनें तैनात कर दी हैं ताकि आने वाले सैलानियों को दिक्कत आगे न हो। और वहीं उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर जारी है। तापमान यहां पर -2 और -3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा रहा है दिन में, और रात के वक्त ये -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा है। तस्वीर आप देखिए। मौसम विभाग ने इन जगहों पर आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बर्फबारी की संभावना जाहिर की है। तस्वीरों में जिधर भी आप नजर दौड़ाएंगे बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी।
हिमाचल प्रदेश के शिमला से आई इस तस्वीर को देखिए। चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। एक और सैलानी को लुभा तो जरूर रही है, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय निवासी बहुत परेशान है। इनके लिए आफत है। दूसरी तरफ अटल टनल में 2.5 फीट से ज्यादा बर्फबारी को बीआरओ की मशीनरी हटाने में लगी है, ताकि जो भी पर्यटक बर्फ के चलते फंसे हुए हैं उन्हें निकलने में मदद मिल सके। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीरें। डोडा में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं डोडा की। तो तस्वीर इस वक्त जम्मू कश्मीर के डोडा की। यहां पर भी बर्फबारी जमकर हो रही है। हर तरफ सफेद की बर्फ चादर नजर आ रही है। पारा माइनस में जा चुका है और इससे लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। और आइए बात करते हैं आस्था के महाकुंभ की। जी हां, भव्य और दिव्य महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर श्रद्धालुओं का मेला लगने वाला है। 40 करोड़ से ज्यादा लोग जुटेंगे इस महाकुंभ में। ऐसे में सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार और प्रशासन ने इसके लिए बड़े इंतजाम किए हैं। इस बार जो साइबर ठग हैं उनसे बचने के लिए भी प्रशासन की पैनी निगाह है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महाकुंभ में पहली बार इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। स्पेशल साइबर हेल्प डेस्क बनाई जा रही है, जिसमें साइबर पेट्रोलिंग के लिए एक्सपर्ट तैनात किए गए हैं। महाकुंभ नगर के जो एसएसपी हैं राजेश द्विवेदी ने साइबर अपराध को रोकने पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कुछ समय से साइबर क्राइम में वृद्धि होती जा रही है। तमाम लोग महाकुंभ को भी उन्होंने जो कैंप्स वगैरह लग रहे हैं उनके नाम पर अवैध साइट्स बनाई हैं बुकिंग्स के लिए। इस सब को देखते हुए इस महाकुंभ में पहली बार मेला क्षेत्र में एक साइबर थाना खोला गया है। जितने भी हमारे थाने हैं सभी में साइबर हेल्प डेस्क है हमारी। साथ ही व्यवस्था की जा रही है कि जो भी ऐसे एड्स हैं उनको हम स्वयं सर्फ करके साइबर पेट्रोलिंग करके उनको चिन्हित करें, उनको डाउन करवाएं और जो संबंधित उसके लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हमारा यह सतत प्रयास रहेगा कि जो भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ कोई साइबर क्राइम ना होने पाए। यदि होता है तो उसका अनावरण शीघ्र किया जाएगा। तो कुल मिलाकर महाकुंभ में अब साइबर ठगों की खैर नहीं। इसके लिए पहली बार महाकुंभ साइबर थाना भी बनाया गया है और इसमें 56 साइबर योद्धा की तैनाती हुई है। साथ ही महाकुंभ के हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है। 50 संदिग्ध वेबसाइट्स पर लगातार यहां पर नजर रखी जा रही। फर्जी लिंक भेजने वाले अपराधियों के खिलाफ एक खास टीम को मैदान में उतार दिया गया है। कुंभ में मोबाइल साइबर टीम भी एक्टिव रहेगी। जागरूकता के लिए एआई और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार किया जा रहा है। 80 वेरिएबल मैसेजिंग डिस्प्ले लगाए गए हैं और साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1931920 को जारी किया गया है। और खबर बिहार से, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का ये मामला। प्रियंका गांधी ने कहा है कि बिहार में छात्रों पर अत्याचार हो रहा है, धांधली रोकना सरकार का काम है। ये प्रियंका गांधी ने कहा। छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा, छात्रों पर पानी की बौछारें की जाती हैं, लाठीचार्ज किया जाता है जो अमानवीय है। बीजेपी का डबल इंजन छात्रों पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। तो प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है बिहार सरकार पर और कहा है कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है, छात्रों को रोका जा रहा है अपनी आवाज आगे बढ़ाने से, पानी की बौछारें की जा रही हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है, अमानवीयता बरती जा रही है। बीजेपी का डबल इंजन छात्रों पर डबल अत्याचार कर रहा है, छात्रों का शोषण कर रहा है। धांधली रोकना सरकार का काम है, ये प्रियंका गांधी ने याद दिलाया और साथ ही आरोप लगाया। और वहीं इस हंगामे के बाद पप्पू यादव ने पीके का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में छात्रों से पीके की बहस का दावा किया गया है। पीके छात्रों को धमका रहे हैं, पप्पू यादव का दावा। छात्रों को छोड़कर भागे हैं पीके। पप्पू यादव ये दावा कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए। हम लोग गए थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, जरा आइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए। कौन है जरा बताइए तो। ये नया नेता अभी आए हैं, बड़ा अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं भाई। अरे सुनिए ना, बात सुनिए, सुनो। अभी
कंबल मांगे हो हमसे कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके। और देखिए रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। रुपेश, पप्पू यादव ने वीडियो को जारी किया, दावा इस बात का कि जो पीके है वो छात्रों को छोड़कर भाग गए हैं, उनके बीच छात्र के साथ वो बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। सच्चाई क्या है, क्योंकि वीडियो में जो दिख रहा है उसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या पता चल पा रहा है आपको? देखिए, लाठीचार्ज के बाद छात्र वापस गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए थे। वहां प्रशांत किशोर अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे थे, लेकिन प्रशांत किशोर को देखते ही वहां जो छात्र बैठे थे उन्होंने गो बैक पीके का नारा लगाना शुरू किया, क्योंकि छात्रों को एक वर्ग को अब लग रहा है कि पीके ने कहीं ना कहीं छात्रों को बरगलाकर या फिर राजनीति करके उनको बुलाया गांधी मैदान में और फिर मुख्यमंत्री आवास मार्च के लिए निकलने को कहा और वहां छात्रों के ऊपर, क्योंकि जब तक गांधी मैदान में या फिर गर्दनी बाग में जब छात्र धरने पर बैठते हैं, अपनी मांग का समर्थन करते हैं, तब तक चीजें शांतिपूर्ण रहती हैं। लेकिन जैसे ही इसमें राजनीति का प्रवेश होता है, कोई राजनेता वहां पहुंचता है, कोई कहता है कि बीपीएससी का घेराव करने चलो, बीपीएससी का घेराव करने छात्र पहुंचते हैं, वहां लाठीचार्ज हो जाता है। पीके कहते हैं गांधी मैदान में आओ, फिर गांधी मैदान से कहते हैं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने चलो और रास्ते में बैरिकेडिंग को छात्र तोड़ते हैं और वहां पर, क्योंकि ये कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है, वहां सड़क जाम करते हैं, बैरिकेडिंग तोड़कर मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लिहाजा प्रयोग करना पड़ता है। इस वीडियो की सच्चाई ये है कि पीके गए थे और वहां उन्होंने कहा कि नए नए नेता बने हो, जबकि सच्चाई ये है कि प्रशांत किशोर नए नए नेता बने हैं और उपचुनाव के परिणाम हो या फिर बाकी, पीके को ये लग रहा है कि ये एक बड़ी भीड़, पीके को ही नहीं कई नेताओं को ऐसा लग रहा है कि एक ठीक है, बिल्कुल रुपेश, और ये जो वीडियो है वो भी इस वक्त दिखा रहे हैं पप्पू यादव की तरफ से जो शेयर किया गया है, और इसमें दावा इस बात का कि बहस हो रही है प्रशांत किशोर यानी पीके और छात्रों के बीच। देखिए और सुनिए क्या हो रहा है वहां पर। लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, जरा आइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए, आने दो कौन है, जरा बताइए तो। ये नया नया नेता भी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था। ये पूरा वीडियो सांसद पप्पू यादव ने जारी किया है प्रशांत किशोर को लेकर और पूरी बातचीत आपने सुनी।